हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू सिविल रैंकर्स। जैसे कि आप सबको पता है हमारा एग्ज़ाम बहुत पास आ रहा है, तो अब हमने जो है वीडियोस की लेंथ भी थोड़ी ज़्यादा होगी और ज़्यादा वीडियोस पर डे आएंगे। आप इसके साथ जुड़े रहें और न्यू अपडेट के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चलो, आज जो हमने पढ़ना है, हम अपना CPM का पार्ट कर रहे थे। आज जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है उसमें वो CPM हमारा कंप्लीट हो चुका था। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट में, वो है हमारा प्रोजेक्ट कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन एंड वैल्यू इंजीनियरिंग। इसमें क्या है, प्रोजेक्ट कॉस्ट सेविंग स्ट्रेटजीज़। ठीक है, इस कॉस्ट को कैसे सेव करते हैं हम, मैंने आपको शायद ये कल भी डिस्कस किया था, बट फिर से मैं एक बार कर लेता हूँ। इसमें क्या है, प्रोफेशनल कॉन्ट्रैक्टर्स को हम हायर करते हैं, ठीक है ना, स्ट्रेटजीज़ बनाते हैं, ठीक, न्यू टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं और हमारा प्रोजेक्ट को मॉनिटर करते हैं टाइम टू टाइम, सारी चीज़ें हो रही है कि नहीं। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कॉन्ट्रैक्ट्स। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट्स के टाइप है। ठीक है, अब कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, कभी दो पार्टी के बीच में जब एक काम करने के लिए, जैसे कोई भी चीज़ हो, एक कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है। ठीक है ना, कि अगर आपने मेरा काम करना है, ठीक है, हम कॉन्ट्रैक्टर को क्या करते हैं, अपना प्रोजेक्ट देते हैं तो एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं उससे कि इतना टाइम में इतना होना चाहिए। वैसे ही गवर्नमेंट भी कॉन्ट्रैक्ट देती है आगे। ठीक है, वो है किस टाइप के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, वो आ जाते हैं, तीन मेन होते हैं, इसमें भी सब कैटेगरीज होती हैं। कहता है कि आइटम रेट कॉन्ट्रैक्ट, लमसम कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, और कॉम्बिनेशन ऑफ आइटम रेट और लमसम। अब इसमें लमसम में आइटम रेट क्या होता है ये इसमें बताएंगे, ये इसके सारे हैं, नीचे इसका डिस्कस किया है। लमसम कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, ड्राइंग एंड स्पेसिफिकेशंस भी इसमें होती हैं। ठीक है ना, फिक्स अमाउंट बाय द कॉन्ट्रैक्टर, ये आपको सारा नीचे भी पता चलेगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम पहले आइटम रेट कॉन्ट्रैक्ट। आइटम रेट कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है, कोट रेट फॉर ईच आइटम ऑफ वर्क, ठीक है ना, विदाउट रीशेड्यूल रेट, शेड्यूल रेट। ठीक है ना, शेड्यूल रेट नहीं होता इसमें। ठीक है, ईच आइटम ऑफ द वर्क होता है इसमें। ठीक है, व्हेन रेट शेड्यूल नॉट अवेलेबल, ये कब बनाते हैं, जब रेट शेड्यूल रेट जो है हमारे पास नहीं होता। इसमें क्या आ जाता है, सबसे पहले परसेंटेज रेट कॉन्ट्रैक्ट। रेट आर फिक्स्ड बाय द डिपार्टमेंट। ये जो है ना परसेंटेज रेट, जो कितने परसेंट मतलब इसका रेट आएगा, वो डिपार्टमेंट से फिक्स हुआ होता है। वेयर शेड्यूल रेट इज़ अवेलेबल, यहाँ पे इस केस में क्या होता है, शेड्यूल रेट जो होता है वो अवेलेबल होता है। आगे नेक्स्ट आगे शेड्यूल रेट, वर्क अलॉटेड एट अ फिक्स रेट। ठीक है ना, एक पर्टिकुलर कोई काम करना है मैंने, मान लो कि ड्रेन बनानी है, तो इसका एक फ़िक्स रेट है, 2 लाख रुपये मैंने गवर्नमेंट देगी मुझे, इसमें एक फ़िक्स रेट है, मुझे करना है। पेमेंट डन ऑन ए क्वांटिटी एंड काइंड ऑफ वर्क। ठीक है ना, पेमेंट कैसे होगी इसकी, कितनी क्वांटिटी हुई है। ठीक है, अगर मैंने मान लो कि 1 किलोमीटर का वो बनाना है, ठीक है, ड्रेन, 1 किलोमीटर की ड्रेन में मैंने पहले 200 मीटर बनाई, तो मैंने जो सेंक्शन वो होगा मुझे पैसा, वो 200 मीटर का क्वांटिटी कितनी है और क्वालिटी कैसी है, उस हिसाब से मुझे पैसा पहले पेमेंट वो मिलेगी। ठीक है, शेड्यूल रेट। नेक्स्ट आ गया लेबर रेट। कभी कंट्रैक्टर लेबर का रेट अपनी मर्जी से लगाते हैं। ठीक है, कभी कभी कंट्रैक्टर क्या होता है, लेबर का रेट जो होता है ना अपनी मर्जी से लगाते हैं। ये रेट कम ज़्यादा भी हो सकते हैं। लेबर हमारे ऑब्वियसली पहले जो लेबर का रेट चलता था वो 500 था, कहीं कहीं जगह आज भी 500 है, बट मोस्ट ऑफ द जगह क्या हो गया 800 तक, 800 भी लेबर ले रही है। ठीक है, 900 भी ले रही है। ठीक है ना, एक जनरल बात कर रहा हूँ, 800 से 1000 के बीच में एक लेबर का। ठीक है, 1000 से 1200 के बीच में आज एक मैसन यानी कि मिस्त्री का। ठीक है, तो ये चल रहा है, तो ये रेट कम ज़्यादा हो जाते हैं। तो क्या है, ये नेगोशिएबल है। लेबर रेट क्या है, नेगोशिएबल है। क्वेश्चन आता है, ठीक है ना, कौन सा नेगोशिएबल है कौन सा नहीं है। थ्रू रेट, कभी कॉन्ट्रैक्ट का वर्क का रेट कम, वर्क का पूरे काम का रेट जो है कम ज़्यादा करता है, कोट करता है अपनी मर्जी से, तो उसको थ्रू रेट कहते हैं। थ्रू मतलब पूरा ओवरऑल में। नेक्स्ट आ जाएगा मेन लमसम रेट, लमसम कंट्रैक्ट। अच्छा, लमसम कंट्रैक्ट क्या होता है, लमसम रेट बताना अकॉर्डिंग टू द ड्राइंग एंड गिवन स्पेसिफिकेशन। अब हम जब जैसे ही कंट्रैक्ट देते हैं, ड्राइंग और स्पेसिफिकेशन वगैरह प्रोवाइड करते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग एक लमसम रेट देना पूरे प्रोजेक्ट का, कि भाई हाँ यहाँ पे 1 करोड़ लग जाएगा या 1.5 करोड़ लग जाएगा। गिवन ऑनली इन एक्सेप्शनल केस। ठीक है ना, कुछ केसेस में होता है। ठीक है, हर जगह लमसम नहीं देते। अब कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ क्या आता है, फिक्स्ड अमाउंट ऑफ, ठीक है, एग्रीड फॉर द कंप्लीशन ऑफ पर्टिकुलर वर्क बाय द कंट्रैक्टर। एक पर्टिकुलर काम के लिए, मतलब पूरे प्रोजेक्ट में एक पर्टिकुलर काम के लिए जो फिक्स अमाउंट जो होती है कंट्रैक्टर सेट करता है। ठीक है ना, याद रखना ये चीज़। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन रेट लिस्ट पर डिपेंड करती है, बाद में कितना ऐड करना है कितना नहीं, वो बाद की बात है, वो किस पे, रेट लिस्ट पे डिपेंड करता है। ठीक है, अब नेक्स्ट आ गया टेंडरिंग। टेंडरिंग क्या है, बिड्स ऑफर प्रोवाइडेड फॉर द कंट्रैक्टर्स। ठीक है ना, ठीक है ना, बिड्स प्रोवाइडेड फॉर द कंट्रैक्टर्स या ऑफर्स। ठीक है ना, टेंडर निकलते हैं। अब टेंडर भी अलग टाइप के होते हैं, ये आ जाएगा डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेंडर। सबसे पहला हम करेंगे ओपन टेंडरिंग। ओपन टेंडरिंग क्या है, मोस्टली बाय गवर्नमेंट निकालती है। ठीक है, PQR, प्री क्वालिफाइड रिक्वायरमेंट। ठीक है ना, इसमें PQR होता है, प्री क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट होती है कि इतनी क्वालिफिकेशन हमें चाहिए। ठीक है, बाय बोथ गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर। गवर्नमेंट भी निकालती है और प्राइवेट भी निकालती है, बट मोस्टली गवर्नमेंट ही निकालती है। ठीक है, अब क्या है, यहाँ रेट कम ज़्यादा नहीं कर सकते, नॉट नेगोशिएबल। ठीक है, इसमें नेगोशिएबल रेट नहीं होता है। न्यूज़पेपर में आती है ऐड इसकी, कांट गेट लोएस्ट प्राइस। इसमें जो है कैन गेट, हाँ ऑब्वियसली कहता है इसमें हमें लोएस्ट प्राइस मिलती है, क्योंकि हम
उसमें निकालेंगे किसमें, न्यूज़पेपर में। अब न्यूज़पेपर में सबको पता है, सब कोशिश करेंगे कि ये टेंडर मुझे मिले, और क्यों कैसे मिलेगा टेंडर, जैसे ये 4 बंदों ने टेंडर भरा है, ठीक है, रेट मैंने लगा दिया कि हाँ भाई कोई टेंडर भरेगा, ठीक है, तो ये वाला टेंडर चला है, तो सब अपना रेट लिस्ट देंगे कि इतने इतने देर पैसे में हम कर देंगे। हर कोई कोशिश करेगा कि मुझे मिले तब जब वो उसका रेट कम होगा बाकियों से, तो हर कोई अपना कम से कम कट निकालेगा उसमें से। तो ठीक है, तो हमें क्या होगा, गवर्नमेंट को फ़ायदा हो गया ना, क्या कि उसको लोएस्ट प्राइस में मिल रहा है टेंडर, ठीक है ना, तो वहीं से ये फ़ायदा होता है। ठीक है, इसमें नॉट नेगोशिएबल यही चीज़ें याद रखनी है जो मैंने हाईलाइट की है। ठीक है, अब सिंगल टेंडरिंग न्यूज़पेपर में नहीं आ देते, ठीक है, डायरेक्ट सेलेक्ट करते हैं कंट्रैक्टर को जिसको हमने देना है, उसको सीधे इन्विटेशन लेटर भेजते हैं। नेगोशिएबल होता है, रेट कम ज़्यादा कर सकते हैं, बेस्ट क्वालिटी मिलती है इसमें। ठीक है, हम ऑब्वियसली हमें पता है कि अगर मान लेते हैं कि कोई एक कंपनी है, ठीक है, फलां करके कोई कंपनी है, ठीक है, वो उसका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा है और उसने मतलब अगर कोई रोड ही बनानी है मान लो, ठीक है ना, तो उसने पहले जो ट्रैक रिकॉर्ड है उसका बहुत अच्छा है, वो कम टाइम में रोड बनाता है, तो कौन सी कंपनी निकालनी है कि जो कम टाइम में रोड निकाले। ठीक है, तो वो निकालो, उसमें टॉप की 1-2 कंपनी है, उसको ट्रैक में हमने दे देना कि भाई ये लो, तो उसमें से बेस्ट क्वालिटी मिलेगी क्योंकि हमने टॉप कंपनीज को करना है। अब इसमें क्या केस था, इसमें ओपन टेंडरिंग था, अभी पता नहीं है, कोई नए बंदे भी होंगे, हमने कम पैसा देख के दे दिया, बट बंदा कैसा है कैसा नहीं वो नहीं पता, ट्रैक रिकॉर्ड नहीं देखते, तो उसमें हमें लोएस्ट प्राइस तो मिल जाता है बट क्वालिटी क्या ऐसी है वो नहीं पता चलती। इसमें बेस्ट क्वालिटी होगी क्योंकि बेस्ट हम चीज़ कंट्रैक्टर को देंगे। अब लिमिटेड टेंडरिंग, यहाँ भी नो पेपर, इसमें भी पब्लिश नहीं करते, पेपर पब्लिश नहीं होता है, ये कम ही यूज़ करते हैं, और नेगोशिएबल, इसमें भी नेगोशिएबल प्राइस है। ठीक है, देखो याद रखना, नेगोशिएबल इसमें भी नेगोशिएबल। ग्लोबल टेंडर सेम एज द ओपन टेंडर बट एट इंटरनेशनल लेवल पे होता है, इसको बस इतना याद रखना। तो मेन जो है पहले दो तीन ही है। ठीक है, तो ये जो है ये सारा मैं आपको अभी जब स्टार्ट करूँगा अभी क्या कहते हैं अपना एस्टिमेशन तो बताऊँगा। ये ड्राई मटीरियल है सबके लिए। ठीक है, अब आपके चलते हैं, चलो यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं। अब आ जा हमारा थोड़ा सा पोर्शन आ जाता है किसका, एस्टिमेशन का। एस्टिमेशन का पोर्शन क्या है, सिर्फ रटने वाला काम है, जो समझने वाला है वो मैं बता दूंगा, बट रटना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें सारा काम रटने का। अब साइज़ ऑफ डोर क्या होता है, 1:2 मीटर या 2:1 मीटर। ठीक है, 1:1 भी होता है, 1:2, इसको याद रख लेना है सिंपल, 1:2:2:1। ठीक है, तो ये एक पॉइंट इधर पॉइंट लगा दिया। वैसे ही इसमें से क्या कर दिया, 1 माइनस कर दिया, एक इधर से भी 1 माइनस कर दिया। ठीक है, तो ये विंडो 1.5, 1 और 1.5 की, ये याद रखो मैं। थिकनेस ऑफ ए लाइम कंक्रीट इन फाउंडेशन में लाइम कंक्रीट अगर कर रहे हैं तो उसकी थिकनेस कितनी है, 15, 20, 25, 30, 40, 45 सेंटीमीटर्स में। ठीक है, इन रूफ में थिकनेस ऑफ कंक्रीट कितनी है, 7.5, 10 और 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर मैक्स, मतलब मोस्टली हम 12 ही रखते हैं। ठीक है, थिकनेस ऑफ आरसीसी स्लैब में कितनी होगी, 7.5, 10, 12.5, ठीक है, और 15 सेंटीमीटर, याद रखना। थिकनेस ऑफ प्लास्टरिंग की क्या है, 10 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर हम रखते हैं यूजुअली थिकनेस ऑफ प्लास्टरिंग, कहाँ, आउटसाइड। ठीक है, और ये 15 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर है। थिकनेस ऑफ डीपीसी 2 सेंटीमीटर में भी होता है, 2.5 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर, 2, 2.5 और 4, मोस्टली हम इन दोनों के बीच में रखते हैं। राइज ऑफ ट्रेड, अच्छा राइज एंड ट्रेड क्या होता है, राइज और ट्रेड जब हम स्टेयर चढ़ रहे होते हैं ना, इस टाइप के होते हैं ना स्टेयर। ठीक है, तो इसमें जो ये पार्ट होता है ना, ये वाला पार्ट, इसको हम बोलते हैं ट्रेड, और ये राइज हो रहा है ना, तो इसको हम बोलते हैं राइज, ये ट्रेड। तो राइज एंड ट्रेड, राइज क्या होगा 15, ठीक है, ऊंचा 15, और ट्रेड 30। ये मोस्टली एक कॉमन हुआ है, राइज 15 × 30, ठीक है, सेंटीमीटर में। ऑब्वियसली हमें राइज ज़्यादा नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि हमें ऐसा बनाना है राइज कि इतना मुश्किल ना हो कि एक जब सीढ़ी चढ़े दूसरी सीढ़ी में पाँव चलते हुए ज़्यादा ऊंचा चले जा पाऊँ। ठीक है ना, तो एक जनरल ये एक राइज और ट्रेड का है 15, 30। हाइट ऑफ ए प्लिंथ की हाइट क्या हो जाती है, 30। अब 30 याद रखना है, उसमें 15 ऐड करते जाना है, 30 + 15 45 + 15 60 भी होता है, +15 75। ठीक है, तो यहाँ से रखना 30, याद रखना 30 से स्टार्ट हो जाएगा प्लिंथ का। हाफ ब्रिक वॉल क्या होती है, हाफ ब्रिक वॉल 10 सेंटीमीटर की होती है। ठीक है ना, अब ब्रिक का साइज़ क्या होता है, 19:9:9, ठीक है, याद है आपको, 99 सेंटीमीटर में। ठीक है, लेकिन आपने क्या करना है, आपने करना है एक 20:10:10 ये भी होती है। अब एक मुझे 19:9:9, ठीक है, ये भी होता है। अब आपने ये मुझे बताना है कि ये किसका होता है। ठीक है, ये किसका होता है। ठीक है, इसके बारे में आपने बताना। तो ये क्या है, 10 हाफ, तो जो 9 इंची दीवार होती है ना, सिंपल हम बोलते हैं, ठीक है, हाफ ब्रिक वॉल, तो हाफ ब्रिक साइज़ कौन सी होगी, 10 सेंटीमीटर वाली होगी ना, 10 सेंटीमीटर साइड, तो ये वो वाली है। ठीक है ना, तो याद रखना है 1 ब्रिक वॉल कितनी हो जाएगी, हाफ ब्रिक होगी 10, तो 1 ब्रिक वॉल 20 सेंटीमीटर वाली हो जाएगी। ठीक है ना, तो याद रखना है जो ऐसे करके डाल देते हैं। ठीक है ना, बड़ी ये जो होगा ये 20 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, और 10 सेंटीमीटर कैसी होगी, ऐसे। ठीक है, ऐसे ये पार्टीशन वॉल में जाती है, तो ये इसकी ये विड्थ है वॉल की, ये होगी 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये 20 ऐसे आ जाएगी। ठीक है, याद रखना। ठीक है, अब नेक्स्ट आ गया नॉन मॉड्यूलर और ट्रेडिशनल ब्रिक का साइज़ ये होता है, मतलब थोड़ा याद रख लेना, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट ये याद रखना। अब
1 मीटर क्यूब में कितने बैग्स होते हैं? 30 बैग ऑफ सीमेंट। 1 मीटर क्यूब में 30 बैग ऑफ सीमेंट लगते हैं, ठीक, याद रखना। और एक मीटर का एक 1 मीटर क्यूब 1 क्यूबिक मीटर जिसको बोलते हैं कंक्रीट वर्क, कंक्रीट याद रखना, कंक्रीट का वर्क में कितने बैग लगते हैं? 28.8 बैग, ठीक है। ये आपको क्वांटिटी जब आप निकालोगे ना कितना सीमेंट लग रहा है तो उसमें आएगा 28.8 से मल्टीप्लाई करना जब क्या हो? कंक्रीट वर्क हो। ये जर्नल है, ठीक है। तो इन मोटार, अच्छा ये चीज़ें है ना, ये चीज़ का क्या फ़ायदा मैं आगे बताऊंगा आगे, ठीक। ड्राई मटेरियल क्या है? x 1.5 नंबर ऑफ बैग, इसको भी रहने दो, इसको आगे चलते हैं, आगे बताऊंगा मैं। नंबर ऑफ बैग्स निकालने के लिए टोटल वॉल्यूम ऑफ सीमेंट, पहले वॉल्यूम ऑफ सीमेंट इंटू 30 कर देना, ठीक है, इंटू 28.8 तब करना है जब उधर कंक्रीट वर्क दिया हो, ठीक है। नेक्स्ट आ गया 1 मीटर क्यूब में, ये तो बहुत सिंपल है और बहुत मतलब कॉमन भी है, ये याद रखना है, ये तो बेसिक है। 1 मीटर क्यूब का काम हो रहा है तो उसमें कितनी ब्रिक्स लगेंगी? 500 ब्रिक्स लगेंगी। इन 1 मीटर क्यूब ऑफ ब्रिक वर्क, उसमें मोटार कितना लगेगा? ये 0.2305 मीटर क्यूब ऑफ मोटार, ठीक है। 1 मीटर क्यूब कितना? 500 ब्रिक्स में, 1 मीटर क्यूब में 500 ब्रिक के लिए इतना मीटर क्यूब ऑफ मोटार, अगर याद रख सकते हो तो ठीक है, वेल एंड गुड, ठीक है। इन ब्रिक वर्क ड्राई मटेरियल कितना होता है? यहाँ से याद रखना है, ये ब्रिक वर्क में ड्राई मटेरियल होता है 0.33 A/B। अब ये A + B है क्या है? ये क्या है? मोटार है ना, मोटार में क्या होता है? सीमेंट और सैंड होता है, तो रेशियो ऑफ सीमेंट एंड सैंड 1:2 की रेशियो अगर दी होगी तो A आ जाएगा 1, B आ जाएगा यहाँ पे, इधर वैल्यू डालनी है, X आ जाएगा मेरे पास, क्या X आ जाएगा मेरे पास, जो भी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है ना, X की वैल्यू जो भी आ जाएगी। अब ये X की वैल्यू जो है इसको करना क्या है? अब ड्राई मटेरियल, अब उसमें से क्या पूछ रहा है? तो ड्राई मटेरियल मेरे पास आ जाएगा जो भी वैल्यू एक्स की, तो अब उसमें से पूछ रहा है कितना सैंड यूज़ हो रही है। अगर सैंड यूज़ हो रही है तो उसको कैसे करना है? उसको सीधे ये आपको आगे बताऊंगा, ठीक है, ये आपको आगे बताऊंगा। अभी आप बस इतना याद रखो, फॉर 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम के लिए क्या है, फॉर 10 मीटर क्यूब के लिए क्या हो जाएगी? x = 3.5 A + B, ठीक है। ये बहुत वेरिएशन है हर एक उसमें बुक में, तो थोड़ा इसको ध्यान से रखना, बेसिक अपना है जो वो समझ जाना। फॉर 20 mm थिक प्लास्टर, 20 mm प्लास्टर अगर हम यूज़ कर रहे हैं उसके लिए ड्राई मटेरियल क्या है? 100 मीटर स्क्वायर, ठीक है ना। प्लास्टरिंग किस में होती है? यूनिट, प्लास्टरिंग की यूनिट मीटर स्क्वायर होती है, ठीक है, याद रखना। ये सारी यूनिट आगे भी बताऊंगा मैं क्या है। इसके लिए 3/A + B है, देखना ये 100 मीटर स्क्वायर के लिए। वैसे ही इन प्लास्टरिंग ड्राई मटेरियल फॉर 100 मीटर स्क्वायर, ठीक है ना। इन प्लास्टरिंग ये 12 mm के लिए थिक, 12 mm अगर थिक मेरा प्लास्टर है तो 2/A + B, यानी कि 3/A + B कब आएगा? जब 20 mm का होगा, और 12 mm का होगा तो ये तो कम है ना, 20 से कम है 12, तो ये 3 से कम हो जाएगा 2, नीचे A + B रहेगा, ठीक है। लेकिन याद रखना इसमें ये 100 मीटर स्क्वायर के लिए। अब नेक्स्ट आ जाएगा मेथड्स ऑफ एस्टिमेट। अच्छा, मेथड ऑफ एस्टिमेट दो टाइप के मेथड है, सेंटर लाइन मेथड और लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल मेथड। इसको हम क्या बोलते हैं आगे भी बताऊंगा मैं, इसको जो बेसिक इसकी ना हम काफ़ी चीज़ें भूल जाते हैं इसमें, ठीक है, तो वो चीज़ बताऊंगा। टोटल सेंटर लाइन पहले इसमें फाइंड करते हैं, ठीक है, और उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं विड्थ एंड डेप्थ टू गेट द टोटल क्वांटिटी, ठीक है। एक मान लेते हैं, एक सिंपल मैंने इस टाइप का, ठीक है, एक रूम था, तो क्या मैंने इसका सेंटर लाइन यहाँ से ये और ये मैंने सेंटर लाइन निकाल दी, ठीक है। अब इस सेंटर लाइन को मैंने टोटल सेंटर लाइन निकाल दी मैंने 20 मीटर आगे मान लेते हैं सिंपल, ठीक है, 20 मीटर आगे इसकी सेंटर लाइन, तो 20 इंटू विड्थ W इंटू डेप्थ, ठीक है, ये आ जाएगा वॉल्यूम, ठीक है, तो इसमें वॉल्यूम निकाल देंगे। तो ये एक सेंटर लाइन मेथड होता है। अब सूटेबल फॉर रेक्टेंगुलर, हेक्सागोनल, ऑक्टागोनल टाइप ऑफ ए बिल्डिंग हैविंग नो कॉर्नर वॉल, ठीक है। अब क्या होता है इसमें, क्या होता है इसमें कॉर्नर वॉल का मतलब बीच में पार्टीशन वॉल नहीं आनी चाहिए, ठीक है, इसमें से दिक्कत हो जाती है। ये मोस्टली सूटेबल कहाँ पे होता है? इन चीज़ों में जहाँ पे बीच में वो नहीं है, आपकी पार्टीशन वॉल नहीं है। क्यों? इसमें एरर के चांस आ जाते हैं। क्या हो जाता है जब हम ये करते हैं ना, पार्टीशन वॉल बनाते हैं, तो हम इसका भी तो लेंगे ना सेंटर लाइन, तो अब ये यहाँ से जा रही है और ये वाला जो एरिया है, अगर मैं इसको जूम करके दिखाऊँ, ये एरिया भी बीच में आ जाता है, ठीक है। तो हमने ये चीज़ नहीं करनी है, तो इसमें ना कन्फ्यूजन, अभी तो ये सिंपल है एक छोटा सा, तो आपको यहाँ पे करेगा कोई बात नहीं, हम ऐसे कर लेंगे, बट कुछ जगह जंक्शन आ जाते हैं, ठीक है, जंक्शन की वजह से वहाँ पे कॉम्प्लेक्स हो जाता है काम, तो इसीलिए हम मोस्टली कोशिश करते हैं कि वहीं यूज़ करें जहाँ पे पार्टीशन वॉल नहीं हो। तो ये जंक्शन है, इसकी वजह से ये दिक्कत कर देता है, ठीक है ना। तो हम इसको यूज़ नहीं करते हैं किसमें, जब जहाँ पे हमारे जंक्शन हो वहीं यूज़ करते हैं, जहाँ पे हमारा हेक्सागोनल, ऑक्टागोनल इस टाइप के जहाँ पे जंक्शन नहीं हो। अच्छा, नेक्स्ट आ जाएगा ये जो लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल है, ऑल्सो नोन एज PWD मेथड भी बोलते हैं, क्योंकि ये मोस्टली PWD में या किसी में अपना गवर्नमेंट में यही यूज़ होती है, ठीक है। इसमें एरर के चांसेस कम होते हैं। लॉन्ग वॉल मेजर करते हैं आउट टू आउट, शॉर्ट वॉल मेजर करते हैं इन टू इन, ठीक है ना। शॉर्ट वॉल ये अगर शॉर्ट वॉल इन टू इन करेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक ये मेजरमेंट करेंगे जो पार्टीशन वॉल या जंक्शन, ठीक है, और लॉन्ग वॉल इधर से आउट टू आउट, ठीक है, याद रखना। तो चांस ऑफ एरर बहुत कम होते हैं इसमें, चांस ऑफ एरर। अब इसमें बाकी नाम क्या होते हैं इसके? सेपरेट वॉल मेथड इसको बोलते हैं, इंडिविजुअल वॉल मेथड भी बोलते हैं, आउट टू आउट, इन टू इन मेथड, ठीक है ना।
और पीडब्ल्यूडी मेथड, ठीक है। सेपरेट वॉल मेथड, देखो इनमें से कहीं ना कहीं पता चल ही रहा है कि ये लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल है, कैसे इंडिविजुअल हर एक वॉल अलग अलग करते हैं, तो लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल में करते हैं, ठीक है ना। देखो अलग अलग चल रहे हैं ना यहाँ पे, ठीक है। आउट टू आउट, इन टू इन, ये भी लग रहा है अलग अलग, दो लग रहे हैं। पीडब्ल्यूडी मेथड तो आपको मैंने बता दिया, बस एक ये मेथड इंपॉर्टेंट है, इसको याद रख लेना, याद रखने के लिए सेपरेट वॉल मेथड, ठीक है। तो आपने उधर क्वेश्चन में अगर आ जाएगा कि सिंपल विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ एस्टिमेट इज़ मोर एक्यूरेट, ठीक है, उधर लिख देंगे सेंटर लाइन मेथड, ठीक है, उधर लिख देंगे, दूसरा लिख देंगे सेपरेट वॉल मेथड, तीसरा लिख देंगे बोथ, चौथा लिख देंगे नन ऑफ दी। अब आपने क्या किया है, सेंटर लाइन मेथड पढ़ा है आपने, ये तो आप बोलोगे आपको पता ही नहीं, ठीक है, तो आप यहाँ ये छोड़ दोगे, आपको ये दिमाग से निकल जाएगा। लेकिन ये क्या है, सेंटर वो लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल, ये तो इस पर टिक करना था, आपने कर दोगे, चलो आइडिया से इस पर नन ऑफ द इस पर कर दोगे, ठीक है, या आप कोई कर देगा सेंटर लाइन मेथड। तो सिंपल सा क्वेश्चन, बस इसकी वजह से आपका गलत हो जाएगा, तो ये नंबर नहीं छोड़ने। अच्छा, अब क्या आ जाता है, कंटेंजेंसीज और मिसलिनियस। कोई भी हम प्रोजेक्ट करते हैं, ठीक है, प्रोजेक्ट करते हैं, उसमें हम पहले लेके चलते हैं कौन से मतलब काम के लिए कितना वो एस्टिमेट या कितना क्या क्या लगाना है, ठीक है। तो बट उसमें क्या होता है, कंटेंजेंसी और मिसलिनियस, एक्स्ट्रा जो हम लेके चलते हैं ना कि हाँ कल को कुछ प्रॉब्लम हो गई तो हमें एक्स्ट्रा जो पैसे चाहिए वो कितना परसेंट लोगे, 3 to 5% ऑफ एस्टिमेटेड कॉस्ट। ये क्वेश्चन बड़ी बार आया हुआ है, ठीक है। कंटेंजेंसी और मिसलिनियस चार्जेस 3% से 5% किसका, एस्टिमेटेड कॉस्ट। अगर मैंने कॉस्ट किया है 1 करोड़, ठीक है, 1 करोड़ से, तो 3 से 5 लाख, 3 लाख से 5 लाख के बीच में जो होगा मेरा एक्स्ट्रा मैंने रखी होगी कि कल को ऑन द स्पॉट मान लो कोई मिस हैपनिंग होगी या लेबर को लग जाती है कुछ होती है, उसमें जो खर्चा आ जाता है, ठीक है, वो जो एक्स्ट्रा कॉस्ट होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्यों है वो मैं बताता हूँ। अब 1 मीटर क्यूब ऑफ वेट, 1 मीटर क्यूब वेट सीमेंट कंक्रीट के लिए जो ड्राई मटेरियल होगा 1.54 होगा 1 मीटर क्यूब के लिए, याद रखना 1.54। फॉर लाइन 1 मीटर के लिए 0.4, ठीक है। अब फॉर ब्रिक वॉल के लिए 1 मीटर क्यूब के लिए बिटवीन 1 मीटर क्यूब ड्राई मोटार कितना हो जाएगा 0.3, ये इंपॉर्टेंट है 0.3, ये वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना। क्यों, मैं आपको बताता हूँ क्यों इंपॉर्टेंट है। अब स्टोन मैशनरी है ना, ये रबल के लिए 0.4 है और एशलर के लिए 0.3 है, ठीक है। तो ये R से 4, R4 FOUR, ठीक है, R, तो R से क्या होता है 4 होता है ना, 4 में एंड में R आता है, R से क्या हो जाएगा आपका रबल, तो रबल के लिए 4, ये अपने आप याद रहेगा, 3 अपने आप याद रहेगा। फॉर प्लास्टिंग मोटार वेट मटेरियल 1 मीटर क्यूब के लिए 1.2 मीटर स्क्वायर, और ड्राई मटेरियल वेट मटेरियल है, ठीक है ना, तो ड्राई मटेरियल कैसे हो जाएगा 1.25 इंटू वेट मटेरियल, ठीक है। अब नेक्स्ट कहते हैं, अब पहले इसको मैं बता देता हूँ इसका फ़ायदा क्या है। इसका फ़ायदा है आपको क्वांटिटी ऑफ मटेरियल निकालने में, ठीक है। अब उसको अगर क्वेश्चन में आया हुआ है कि 1:2 की रेशो है, ठीक है, ठीक है, 1:2 की रेशो है, उसमें बताओ कि कितना सीमेंट लग रहा है, कितना वो लग रहा है। तो आपने क्या करना है, सीमेंट निकालने के लिए 1:2 दिया हुआ है, तो 1:2 इसमें क्या आ जाएगा, 1 अपॉन सीमेंट का निकालना है, ये सीमेंट होता है, ये सैंड होती है, अगर सीमेंट का निकालना है 1 अपॉन A + B, यानी कि 1:2 1/2 3 1/3 इंटू में 1.54 कर देना है। अच्छा, ये कुछ वैल्यू आएगी, ठीक है, ये वैल्यू के बाद जो ये वैल्यू निकलेगी, मान लो मेरी निकल जाएगी कोई भी 3.3 लिखेंगे, ठीक है ना, 3। तो अब मैंने देखना है कि क्या है, फॉर सीमेंट कंक्रीट है ना, तो अब इसको 3 को ये इंटू बैग्स नहीं करने हैं, ठीक है ना, इंटू बैग्स नहीं करना है, वो नंबर ऑफ बैग्स 30 नहीं करने हैं, वो 30 है जनरल। अब इधर सीमेंट कंक्रीट सीधे दिया, तो मैं इसको 28.8 से करूँगा, जो वैल्यू आएगी वो नंबर ऑफ बैग्स हो जाएंगे, नंबर ऑफ बैग्स निकालने के लिए, ठीक है, याद रखना। तो ये चीज़ें हैं, जब इसको क्वेश्चन एक दो बार देख लेना, बस 1-2 क्वेश्चन देखने आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है, ये क्या होता है क्यों होता है। क्योंकि अगर ये हम शॉर्टकट याद नहीं रखेंगे तो बड़ा एक लॉन्ग कट मेथड है, तो उसमें आपका टाइम वेस्ट होगा, ठीक है। तो आपने ये याद रखनी है ये चीज़ें, ठीक है, कभी ये क्वेश्चन सीधे सीधे डायरेक्ट भी आ जाता है। अब नेक्स्ट क्या करना है, मेजरमेंट बुक कर लेते हैं, ठीक है। अभी मेजरमेंट बुक क्या होती है, एमबी जिसको बोलते हैं, ये 3 टाइप की होती है। मेजरमेंट आर रिकॉर्डेड इन इट बाय कंट्रैक्टर, कंट्रैक्टर इसमें मेजरमेंट रिकॉर्ड करता है, ठीक है। बिलोंग टू डिवीजन, ठीक है, डिवीजन से बिलोंग करते हैं। मेंटेन बाय एसडीओ और डीईई, ठीक है। एसडीओ मेजर उसको मेंटेन करता है, ठीक है, मेंटेन करता है, चेक चुक करता है, लगाता है, लेकिन जो बनाता है वो कंट्रैक्टर बना के रखता है। अब इसमें ऑर्डिनरी, स्टैंडर्ड और चेक मेजरमेंट बुक, ठीक है। अब आगे ऑर्डिनरी मेजरमेंट बुक, ऑर्डिनरी मेजरमेंट बुक में आ गया फॉर वर्क्स, रिपेयर वर्क्स और मटेरियल। ऑर्डिनरी में सिंपल नॉर्मल आता है, जिसमें काम क्या हो रहा है, रिपेयरिंग चल रही है, क्या हो रहा है रिपेयर, मटेरियल कौन कौन से यूज़ हो रहे हैं, कितने सप्लाई आ रही है मटेरियल की, वो उसमें ऑर्डिनरी में डालना है। अब स्टैंडर्ड में कहते हैं डिटेल मेजरमेंट ऑफ बिल्डिंग, स्टैंडर्ड में डिटेल मेजरमेंट है ना। तो जब रिपेयर करना हो देन नो नीड टू टेक अ न्यू मेजरमेंट। अब जब रिपेयरिंग चल रही है तो उसमें न्यू मेजरमेंट नहीं लेनी, इट्स ऑलरेडी इन स्टैंडर्ड बुक, ये सारी मेजरमेंट करी है ना हमने, तो इधर से ले उठा लेनी है मेजरमेंट। चेक आफ्टर एवरी 5 ईयर, हर 5 साल के बाद इसको चेक करते हैं। एग्जाम्पल इसमें कैसे आ जाता है, वाइट वॉशिंग, पेंटिंग, अगर मैं एक्स्ट्रा कोई कर रहा हूँ काम, ठीक है ना, तो अब मैंने कोई बिल्डिंग बनाई, ठीक है, उसमें मैंने मेजरमेंट सारी ली हुई है। अब मैं कोई 5 साल के बाद या उसको देखूंगा या 4 साल के बाद उसको देखूंगा कि उसको वाइट वॉश करना है, तो मैं फिर से मेजरमेंट नहीं लूँगा, अपनी स्टैंडर्ड बुक निकालूंगा, मेजरमेंट पकड़ूंगा, वहाँ से मैं उधर से हिसाब निकालूंगा, इतना एरिया बना, इतने मेजरमेंट है, इतना एरिया, इतने वाइट वॉशिंग के हिसाब से इतना पैसा बनेगा, ठीक है, बार बार करने की जरूरत नहीं है, ये है। तो इसमें डिटेल मेजरमेंट होती है, ठीक है।
अब चेक बुक में क्या, प्रिपेयर बाय एसडीओ बनाता है टू कंपेयर मेजरमेंट विद ऑल मेजरमेंट बुक, टू कंपेयर मेजरमेंट्स विद ऑल मेजरमेंट बुक, बाकी मेजरमेंट बुक से कंपेयर करता है। चेक करता है एसडीओ, साइड का हिसाब रखता है इसमें, ठीक है ना। कंसिस्ट हैवी डिटेल, चेक बुक में हैवी डिटेल्स होते हैं, फाउंडेशन डिटेल जैसे स्टील, अर्थ फिलिंग एक्सेट्रा, ठीक है। स्टेजेस ऑफ रिकॉर्डिंग डाटा इन मेजरमेंट बुक, ये भी इंपॉर्टेंट है। अब कैसे स्टेज जो है उसकी मेजरमेंट बुक में डाटा कैसे स्टेज उसमें करते हैं, मेजर करते हैं, उसका स्टेज है। पहला है प्रोग्रेसिव स्टेज और फाइनल मेजरमेंट। प्रोग्रेसिव स्टेज में क्या होता है, कंप्लीशन ऑफ डिफरेंट स्टेजेस, ठीक है। प्रोग्रेस चल रही है ना, तो कंप्लीशन ऑफ डिफरेंट स्टेजेस, उसमें सारे स्टेज जो है उसका कंप्लीट होने पे फिर ऐड करते हैं। मेंटेन ऑफ मंथली बिल, मंथली बिल मतलब हर महीने जो है कितना पैसा कहाँ कहाँ जा रहा है वो उस मेंटेन करते हैं। प्रोग्रेसिव है ना, प्रोग्रेस चलते चलते साथ साथ करना है इसको। तो प्रोग्रेस ऑफ द कंट्रैक्टर, कितना कंट्रैक्टर का प्रोग्रेस हुई है वो देखना है। ट्रैक प्रोग्रेस एंड आउटपुट, आउटपुट भी देख के रखते हैं कि यार आउटपुट आ भी रही है, टाइम टू टाइम हो रहा है नहीं हो रहा काम। अब फाइनल मेजरमेंट, अब हो गया प्रोजेक्ट, उसके बाद की एक्चुअल वर्क डन, कितना काउंट है, मे बी कंपेयर्ड विद द एस्टिमेट। अब कितना, अब मैंने देखना मेरा काम हो चुका, अब मैं देखूंगा भाई कि अब पैसे देने की बारी आई, एसडी वगैरह चेक करेगा, एसडी कहेगा भाई आपने इतना बोला था, वो दिखाएगा क्या एस्टिमेट, या आपने जो भी एक अपना प्रोग्राम बनाया होगा जो वो मैनेजमेंट किया होगा पूरी, उसके हिसाब से करेगा कि एक्चुअल वर्क डन मे बी कंपेयर्ड बाय द एस्टिमेट। कभी कभी वो एस्टिमेट के साथ भी जो काम को कंपेयर कर देता है, इतना काम में आपने ये बोला था इतना पैसा, उसमें आपने एक्स्ट्रा तो नहीं लगा दिया, वो चेक कर लेता। कीप ऑल मेजरमेंट इन वन प्लेस, अब सारी की सारी मेजरमेंट जो होगी वो एक ही जगह में इकट्ठी हो जाएगी, सारी जितनी मेजरमेंट है वो एक जगह इकट्ठी हो जाएगी, ठीक है। तो ये मेथड है। अब एक कैश बुक आ जाती है, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। कैसे इंपॉर्टेंट है याद रखना, कैश बुक में याद रखना यार, टीआरपी याद रखना। कैश बुक, कैश है ना, पैसा, पैसा पैसा कैसे बढ़ता है, जब आपकी टीआरपी ज़्यादा हो, ठीक है। टीआरपी का मतलब क्या हो गया, टी से ट्रांजैक्शन, आर से रिसिट और पी से पेमेंट। ट्रांजैक्शन, रिसिट और पेमेंट, ये किस में आ गया, कैश बुक में। कैश कहाँ पे, कैश वहीं पे होगा जहाँ पे टीआरपी ज़्यादा होगी, याद रखना, ये एक शॉर्टकट है। अब इसका फ़ायदा क्या मैं अभी बताता हूँ। इसमें कैश बुक में इंक्लूड ऑल कैश रिसिट्स एंड डिसबर्समेंट, ठीक है ना, सब डिसबर्समेंट एंड कैश रिसिट का ये इकट्ठा करता है, रखता है। इंक्लूड बैंक डिपॉजिट एंड विड्रॉस, ठीक है, पैसा निकला कितना है, डिपॉजिट कितना हुआ है, ये सारा इसमें रिकॉर्ड आता है। अब ये 3 तरीके के होते हैं, सिंगल कॉलम, डबल कॉलम और ट्रिपल कॉलम। अच्छा, अब याद रखना सिंगल कॉलम में क्या होता है, शो ओनली, देखो ये आ गया आप टीआरपी का फ़ायदा। तो इसमें क्या सिर्फ आरपी होता है, टी नहीं होता। सिंगल कॉलम में एक कॉलम है, ठीक है ना, एक कॉलम में क्या हो जाएगा, सिर्फ आरपी, सिर्फ आरपी, सिंगल एस, सिर्फ एस से याद रखना सिर्फ आरपी है, ठीक है। तो इसमें डबल कॉलम में क्या है, तीनों चीज़ें हैं, ट्रांजैक्शन, ठीक है, रेसिट और पेमेंट्स, इसमें तीनों चीज़ें हैं, ठीक है। और ट्रिपल कॉलम में क्या है, ये दो याद रखना है। इसमें क्या है, साइज़ इसका ट्रिपल कॉलम का 11 इंच बाय 8, 11 बाय 8 इंच का होता है। इसमें क्या होता है, डेट एंड क्रेडिट्स, कितना पैसा आया कितना पैसा गया, इसकी सेक्शन होती है अलग, ठीक है ना, कितना देना है वो, कितना लिया है वो, ठीक है, उधार लिया या किसी को दिया, इसमें सारा होता है। सेफ रिकॉर्ड बनाता है ऑफ अकाउंट, ठीक है ना, इसमें अकाउंट का रिकॉर्ड, डाटा सेक्शन भी होती है, डिस्काउंट का कैश भी होता है, कहाँ कहाँ डिस्काउंट दिया, एंड बैंक बाइस, पैसा बैंक से कितना नहीं, वो सारा इसमें होता है ट्रिपल कॉलम में, ठीक है। ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, ट्रिपल कॉलम में ज़्यादा डिटेल होती है, इंपॉर्टेंट ज़्यादा डिटेल होती है इसमें, किसमें, ट्रिपल कॉलम में। तो ये याद रखना। तो ये टीआरपी का मैंने आपको बता दिया, ये सिंपल एक तरीका है। अच्छा, इन्वेंट्री कंट्रोल, क्वालिटी कंट्रोल, फिर आ गया डिप्रिसिएशन, ठीक है। ये अब हम डिप्रिसिएशन ये सारा हम कल करेंगे नेक्स्ट चैप्टर में अपना, ठीक है। आज ही आ जाएगा, अभी डाल दूंगा थोड़ी देर में मैं, ठीक है। सो आप सब सपोर्ट बना के दिखाओ यार, और मेरे जो ये चैनल है, इस चैनल को अपने फ्रेंड्स को आगे सब्सक्राइब करने के लिए बोलो, उन तक पहुंचाओ, सो दैट मुझे भी लगे कि हाँ इसमें कुछ फ़ायदा मेरा पढ़ाने का लोगों को हो रहा है, बच्चों को हो रहा है, फ्रेंड्स को हो रहा है, तो ठीक है। तो वो शो करो, सो दैट मे भी इंटरेस्ट अपना आए। फ़ायदा ही नहीं ना, अगर बच्चे इसमें देख नहीं रहे हैं, इसमें बच्चों तक पहुंच नहीं रहा है, कुछ बच्चों को पता ही नहीं है, तो उसका फ़ायदा नहीं ना, ज़्यादा से ज़्यादा आगे पहुंचना चाहिए, ठीक है। तो अपनी तैयारी पूरी रखो। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। थैंक यू।